आज का जो वीडियो है वो सांख्यिकी पाठ पर आधारित है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस पाठ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और बड़े में आता है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी 2-3 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पाठ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं कि हम किस पाठ को पहले पढ़ा रहे हैं, किसको बाद में पढ़ा रहे हैं। जितने भी हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, जितना बाकी है वो भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं उस पाठ को सबसे पहले पढ़ाऊंगा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये पाठ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इस पाठ में आंकड़े दिए रहते हैं, एक लाइन से आंकड़ा दिया रहता है ऐसे कामा करके, या सारणी में आंकड़े दिए रहते हैं जिनका हमें माध्य, माध्यिका या बहुलक निकालना होता है। ठीक है, तो जब हम आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालते हैं तो इन्हीं तीनों को इस पाठ में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्नों में आ जाता है, 4 विकल्प देता है और कहता है कि इसमें से बताइए कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, तो 4 में से ये तीनों नाम रहेगा, बाकी एक दूसरा कोई नाम रहेगा। तो अगर ये तीनों हैं तो इनको कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जो कि आपके सामने लिखा गया है। क्या नाम है? पहला होता है माध्य, जिसको समांतर माध्य भी बोलते हैं या औसत बोलते हैं। दूसरा होता है माध्यिका या माध्यक भी बोलते हैं। तीसरा होता है बहुलक। ये तीनों कहलाते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इनके अलावा अगर कोई विकल्प में दूसरा रहता है तो उनको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस पाठ के 3 पार्ट में वीडियो आएगा, जिसमें मैं पहले में पढ़ाऊंगा माध्य, दूसरे में माध्यिका, तीसरे में बहुलक। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी 2-3 प्रश्न आ जाते हैं, वो किसी पर भी आधारित हो सकते हैं इन तीनों में से। तो छोटा छोटा भी बताना पड़ेगा, बड़े सवाल भी बताने पड़ेंगे, इसलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक एक पार्ट जो तीनों आएगा उसी में पूरा कवर हो जाए सारे सवाल। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट। तो हमारा पहला है समांतर माध्य या माध्य या औसत। ठीक है, कोई भी नाम आ सकता है पेपर में। तो आपको पता है कि आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक अवर्गीकृत और दूसरा वर्गीकृत। ठीक है, तो जब आंकड़े अवर्गीकृत दिए गए हों तब उनका हम कैसे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, और अगर आंकड़े वर्गीकृत दिए गए हों यानी कि सारणी के रूप में दिए गए हैं तब उनका हम कैसे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। इन सभी का सूत्र पहले हमें जानना होगा, तभी सवाल आएंगे। ठीक है, तो पहला मैंने लिखा है, देखिए ध्यान से, समांतर माध्य, और इसका हमें क्या लिखा है, जब आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़ों के रूप में दिए गए हों तब। अवर्गीकृत का मतलब होता है कि जो आंकड़े हैं ना ऐसे कामा करके दिए गए होते हैं, जैसे 5, 6, 9, 18 ऐसे कामा करके दिए गए होते हैं। ज़्यादातर इन्हीं आंकड़ों को कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, तो जब आंकड़े ऐसे दिए गए हों, ठीक है, तब हम उनका कैसे समांतर माध्य या माध्य कैसे निकालते हैं, तो उनके लिए सूत्र होता है माध्य। माध्य को x बार से लिखते हैं। सूत्र होता है सभी आंकड़ों को प्रेक्षण भी बोलते हैं, सभी आंकड़ों या प्रेक्षणों का योगफल बटे सभी आंकड़ों या प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, इसको ऐसे चिन्ह के रूप में लिखते हैं। देखिए बड़का वाला सिग्मा है, ठीक है, और ये एक्स आई का मतलब होता है सभी आंकड़े। ठीक है, और ये सिग्मा जो चिन्ह लगा है इसका मतलब होता है योग। तो ये एक्स आई का मतलब होता है सभी आंकड़े, सिग्मा मतलब योग, यानी कि सभी आंकड़ों का योग, और बटे सभी आंकड़ों की संख्या। संख्या का मतलब यहाँ देखिए यन से हमने लिखा है नंबर, यन में नंबर यानी कि संख्या, किसकी संख्या? आंकड़ों की संख्या। तो ये सूत्र है जिससे हम अवर्गीकृत आंकड़ों का जो भी दिया रहेगा उनका हम हल करके निकालेंगे समांतर माध्य। ठीक है, चलिए सवाल लगाते हैं इस पर। तो हमारा पहला सवाल है, लिखा है संख्याओं, ध्यान से देखिए, 5, 10, 15, 22, 20, 35 तथा 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर माध्य माने माध्य ही। ठीक है, तो देखिए जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इनको आंकड़े कहते हैं, और मैंने कहा था कि ये कामा करके दी गई हैं तो ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। ठीक है, तो अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, ठीक अभी पहले मैंने सूत्र लिख के दिखाया। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, चूंकि आंकड़े अवर्गीकृत हैं, ठीक है, तो माध्य बराबर होता है क्या, माध्य यानी कि x बार बराबर क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग। क्या लिखेंगे?
सभी दिए गए आंकड़े या सभी आंकड़ों का योग, ठीक है, सभी आंकड़ों का योग फल, ठीक है, योग या योगफल, ठीक, बटे सभी आंकड़ों की संख्या, ठीक है, सभी आंकड़ों की संख्या माने कितने आंकड़े दिए गए हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे, यक्स बार बराबर, चलिए मान रख दीजिए सबका, सभी आंकड़ों का योग, ये सभी आंकड़ों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 + 10 + 15 + 22 + 20 + 35 + 40 बटे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसी को हल कर देना है। तो ये यक्स बार यानी कि माध्य बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे 5 10 15 15 दूनी 30 22 20 25 4, ये हो जाएगा 147, ठीक है, बटे 7, ठीक। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 7 1 7, तो ये जो 21 आया है यही है इन दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य। अगला हमारा सवाल है, लिखा है कि आंकड़ों 3 4 6 तथा यक्स का माध्य 5 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, माध्य की बात किया है और ये सारे आंकड़े कामा करके दिए यानी कि अवर्गीकृत हैं, तो सूत्र यही होता है माध्य निकालने का, ठीक है। तो क्या करते हैं, जिसका मान दिया है उसको रख देंगे, जिसका नहीं दिया है उसका आ जाएगा। तो मान रखते हैं, देखिए लिखा है माध्य, तो इन सभी आंकड़ों का माध्य 5 है, तो माध्य की जगह रखेंगे 5 बराबर सभी आंकड़ों का योग, ये सूत्र हमने लिख दिया जानबूझ के पहले। सभी आंकड़ों का योग कीजिए भैया, यानी कि जोड़िए, तो 3 + 4 + 6 + यक्स बटे कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4, 4 आंकड़े हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, 4 पंचे 20 बराबर 4 6 10 3 13 प्लस यक्स, ये तो हुआ। अब देखिए 13 प्लस, देखिए 4 नीचे से हट चुका है, ठीक है, तो 13 प्लस में इधर आया माइनस में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स बराबर, इधर है 20 माइनस 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 इधर आएगा, हमने सीधा लिखा है, ठीक। तो 20 में से 13 जाएगा तो यक्स बराबर आ जाएगा कितना, 7, और यही क्या है, ये जो यक्स पूछा था उसका मान है, हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल आते हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर कामा करके आंकड़े दिए गए हैं, माध्य पूछ रहा है तब भी यही सूत्र लगेगा, और आंकड़ों में से कोई चीज अगर गायब है, यक्स या इसके जगह कोई और देता है तब भी यही सूत्र लगेगा, ठीक है। और जितना भी तामझाम दिया हो, ठीक है, सबके लिए सूत्र यही लगेगा, और हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला हमारा सवाल है, देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्य देखिए, समांतर माध्य दिया है तो जाहिर सी बात है समांतर माध्य वाला सूत्र ही लगेगा, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, अभी मैंने लिखा था, तो लिखेंगे समांतर माध्य यानी कि यक्स बार बराबर क्या होता है, सूत्र अभी मैंने लिखा था पीछे, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग। तो यहाँ पर आंकड़े नहीं दिए गए हैं कामा करके, तो यहाँ लिखा है व्यक्तियों के भार, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 10 व्यक्ति हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, व्यक्तियों के भारों का योगफल, ठीक है। तो लिखेंगे व्यक्तियों के भारों का योगफल, ठीक है, क्योंकि 10 व्यक्ति हैं तो उनके जितना भी भार होगा अलग अलग, सबका वजन होता है, उसी को भार कहेंगे, उनका योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। अब इसी में सबका हम मान रख देंगे, तो जो 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, उनका समांतर माध्य दिया है, तो समांतर माध्य की जगह हम मान रख देंगे 45.6 बराबर व्यक्तियों के भारों का योगफल, हमें नहीं मालूम है टोटल कितना योगफल आएगा, वही हमें ज्ञात करना है, कह रहे भारों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो यही चीज हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, भारों का योगफल, ठीक है,
चाहे तो आप पूरा लिखिए व्यक्तियों के भारों का योगफल, नहीं तो भारों का योगफल ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बटे व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, उन्हीं के भारों का योगफल निकाल रहे हैं। तो ये है 10 व्यक्ति, तो ये 10 बटे में, ठीक, यानी कि भाग में इधर आया गुणे में, तो क्या निकलेगा, तो उधर क्या मिलेगा, भारों का योगफल, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, बाएं साइड है 45.6, ये गुणे सॉरी भाग में इधर आया गुणे में, तो जाएगा 10 से गुणा, तो ये कितना आ जाएगा 456 किलोग्राम, ठीक है। तो भारों का जो योगफल आएगा वो 456 किलोग्राम है। किसके भारों का योगफल, 10 व्यक्तियों के भारों का योगफल 456 किलोग्राम आएगा। ये है इसका आंसर। अगला सवाल है जो अक्सर पेपर में आ जाता है। देखिए सवाल में क्या लिखा है, लिखा है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ऐसे ही 1 से 15 तक विषम संख्याएं कह सकता है, या इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से पूछा है, प्रथम 7 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या मतलब है इसका, ये शुरू में क्या लिखा है, 1 से 15 तक सम संख्याएं। आप जानते हैं सम संख्या क्या होती हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। तो कह रहा है 1 से 15 तक, ठीक है, जितनी भी सम संख्याएं आती हैं उनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या प्रथम 7 सम संख्याओं का सम, प्रथम 7 माने प्रथम का मतलब होता है शुरुआत में, ठीक है। तो शुरुआत के 7 सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या माध्य ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा किसी न किसी सवाल में प्रथम लिखा होता है, उसका मतलब होता है शुरुआत के, ठीक है। चलिए निकालते हैं, तो लिखेंगे यहां पर 1 से 15 तक, ठीक है, या प्रथम 7, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सम संख्याएं, ठीक है, कौन कौन होती हैं, ये होती हैं 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, 15 तक ही लेना है, या शुरुआत के 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 यही है, इन्हीं का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। चलो ज्ञात करते हैं समांतर माध्य, तो लिखेंगे इसलिए माध्य, ठीक है, या समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य, ठीक है। इसको किससे लिखते हैं, x बार से। क्या सूत्र होता है, सभी का योग, यानी कि सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। तो बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे, मान रख देंगे डायरेक्ट हम, ठीक है। सभी का योग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 बटे कितने आंकड़े हैं, 7, ठीक। अब इसको जोड़िए और 7 से भाग कर दीजिए, तो ये 10 20 30 40 50 56, तो आएगा 56, ठीक, बटे 7, 7 से काटेंगे 7 8 56, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब ये है 1 से 15 तक या प्रथम 7 सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, यही है आंसर। आगे है, ध्यान से देखिए, ये हमने कुछ ज़रूरी बातें लिखा है, ये सारी चीज़ें उपयोग की जाएंगी। देखिए शुरू में क्या लिखा है, लिखा है कि जब आंकड़े वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में दिए गए हों, वर्गीकृत मतलब सारणी के रूप में अगर आंकड़े दिए गए हैं, तब उनका हम कैसे माध्य ज्ञात करते हैं। इसके लिए कई तरीके हैं, जिनमें से मैंने नाम लिखा है। पहला विधि है जिससे हम समांतर माध्य माध्य निकालते हैं, वो है प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है कल्पित माध्य, जिसको लघु विधि कहते हैं। तीसरा है पग विचलन विधि, ठीक है। अब ये तीनों का मैंने सूत्र लिख दिया है। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब ये मतलब क्या है इन सभी का, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि सिग्मा का मतलब होता है योगफल, ठीक है। अब इसमें एफ आई क्या है, एफ आई का मतलब होता है बारंबारता, ठीक है। और आगे लिखा है सिग्मा, तो इसका मतलब ये है कि अगर सारणी में बारंबारता ढेर सारे दिए गए हों तो उनका योग को कहते हैं सिग्मा एफ आई, ठीक। और अगर कहीं एक्स आई दिया है तो एक्स आई को कहते हैं, देखिए मैंने लिखा है, एफ आई को मैंने बताया बारंबारता कहते हैं, एक्स आई को कहते हैं मध्य बिंदु या मध्यमान, या कहीं कहीं वर्ग भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो
जो भी मध्य बिंदु या वर्ग का मान दिया रहेगा उसका और बारंबारता का गुणा कराएंगे, जो भी मान ढेर सारे मिलेंगे उनका जो योग होगा उसे कहेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यानी कि बारंबारता का योग। और इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा मान किसका, समांतर माध्य, माध्य का मान, और इस तरीके को कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, आगे है कल्पित माध्य विधि। इसमें सूत्र क्या होता है, यह होता है माध्य बराबर ए प्लस, ये ए क्या है, ए को कहते हैं कल्पित माध्य। अब ये कल्पित माध्य क्या होता है, ये जब सारणी दिया रहेगा, मैं इस विधि से सवाल को हल करना सिखाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि कहां पर कौन सा मान मानते हैं ए को। ठीक है, इसके बाद क्या है सिग्मा एफ आई, मैंने अभी बताया बारंबारताओं का योग है इसको कहते हैं, और ये एफ आई बारंबारता है। डी आई क्या है, डी आई को कहते हैं विचलन, और इसका मान कैसे निकाला जाता है, मध्यमान में से कल्पित माध्य माइनस करते हैं। ठीक है, जितना भी मान दिया है सबका कल्प में विचलन आ जाता है। ठीक है, आगे पग विचलन। ठीक है, इसका सूत्र क्या है, यह है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच। ठीक है, इसमें एच क्या है, एच को कहते हैं वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्नों में केवल टेबल यानी कि सारणी देकर ना वर्ग अंतराल की माप ही पूछ लेता है, यानी कि एच का मान। तो इसका मान कैसे आता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, ये है आंसर, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या लिखा है, एफ आई, देखो एफ आई तो मैंने बताया कि बारंबारता है। यू वाई क्या है, यू वाई क्या है, जब हम विचलन के मान को वर्ग अंतराल की माप से भाग दे देते हैं तो यू वाई आता है, यानी कि यू वाई बराबर होता है विचलन बटे वर्ग अंतराल की माप, यानी कि एक्स आई माइनस ए बटे एच। ठीक है, इन सभी का उपयोग करेंगे सवाल को हल करने में, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा तरीका हम कहां पर लगा सकते हैं, कहां पर नहीं लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो प्रत्यक्ष विधि है ये वाला सूत्र, ये सभी सवालों में हम लगा सकते हैं। ठीक है, सारणी वाला जितना भी सवाल होता है, ठीक है, उन सभी में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, किसका, प्रत्यक्ष विधि का। ठीक है, अगला है कल्पित माध्य विधि। इसका कहाँ उपयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो कल्पित माध्य विधि होता है इसको वहीं उपयोग करते हैं जहां पर जो सारणी होता है उसमें वर्ग अंतराल के रूप में टेबल दिया गया हो, यानी कि सारणी दिया गया टेब। ये जो वर्ग अंतराल क्या होता है, मतलब इतना, जैसे कहीं लिखा होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस टाइप का अगर कहीं लिखा गया है उसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। वहां पर इनका और इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का, जैसे मैंने क्या बताया, पहले वाले तरीके का हर सवाल में लगा सकते हैं, लेकिन इन सभी का हर सवाल में नहीं लगा सकते। तो अब देखिएगा, अगर सारणी में छोटे छोटे मान दिए गए हैं तो प्रत्यक्ष विधि से आसानी से सवाल आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी सारणी में बड़े बड़े मान दिए रहते हैं, जो आंकड़े होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं, उनको गुणा भाग करने में दिक्कत होती है, इसलिए उसको छोटा करने के लिए हम लगाते हैं ज़्यादातर पग विचलन विधि। ठीक है, और कभी कभी प्रश्न में ना सारणी दे देता है और कहता है कि दिए गए सारणी को या सवाल को, ठीक है, पग विचलन विधि से हल कीजिए, या कल्पित माध्य विधि या लघु विधि से हल कीजिए। अगर नाम ले लेता है तो हमें उसी विधि से करना होता है, इसलिए आप सारी विधि को आराम से समझिएगा, मैं सभी सवाल बताऊंगा। ठीक है, हर तरीके से आप लोग कीजिएगा और ऐसे सवाल पेपर में फिक्स रहते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल है, देखिए लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जो सारणी दिया रहता है, ज्यादातर सारणी ऐसे क्षैतिज रूप में दिया रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो पहली लाइन होती है, मैंने कहा था सारणी दो प्रकार की होती है, एक में जो सारणी होता है उसमें जो पहला मान होता है ना वो वर्ग अंतराल के रूप में लिखा होता है, मतलब जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50 इस टाइप का अगर कहीं लिखा गया है तो जो अंतराल में लिखा होता है उसको कहते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, लेकिन ये जो पहला सवाल मैंने लिया है ये अंतराल वाला नहीं लिया है, कभी कभी इस टाइप का भी सवाल आ जाता है, तो आप लोग इसको भी लगाना सीख लीजिए, उसके बाद मैं वर्ग अंतराल वाला आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत में जो मान होता है, अगर ये वर्ग अंतराल नहीं है, ठीक है, तो शुरुआत में जो मान होता है वो होता है यक्स, जिसको कहते हैं वर्ग या मध्य बिंदु या मध्यमान कहते हैं। ठीक है,
और जो दूसरा मान होता है इसको कहते हैं बारंबारता, जिसको यफ से लिखते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे सारणी दिए गए होते हैं तो उसमें हमेशा लगाते हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। इसमें कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो जब भी सवाल दिया रहेगा तो जैसे क्षैतिज रूप में सारणी दिया रहेगा और जब हमें उसे हल करना होगा तब हम उसे ऊर्ध्वाधर सारणी बनाते हैं। ठीक है, मैं बना के आपको दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। तो चलिए मान लीजिए हम इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहां क्या लिखेंगे? लिखेंगे दी गई बारंबारता सारणी। ठीक है, या लिखेंगे केवल बारंबारता सारणी। ठीक है, केवल आप इतना लिखिए। ठीक है, और फिर ऐसे कर दीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो सारणी दिया है क्षैतिज में ना, इसको ऊर्ध्वाधर बनाएंगे। माने देखिएगा ध्यान से, ऐसे बनाते हैं, इस टाइप का। ठीक है, ऐसे ऐसे, यस। ठीक, अब चलिए करते हैं। मान लिखिए सबका। पहला वाला क्या मान है? यक्स। ठीक है, दूसरा है यफ। तो यक्स के सारे मान लिखना है आपको। ठीक है, ऐसे सारणी आप बना दीजिए। कितनी है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 हो गया, 2 3 4 5। ठीक है, चाहे दो का और कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं इसमें। यक्स का मान क्या क्या दिया गया है? यक्स का मान दिया है 4 है, 6 है, 9 10 15। यफ का क्या मान है? 5 है, 10 है, फिर 10 है, फिर 7 है, फिर 8 है। हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि प्रत्यक्ष विधि हम अप्लाई करेंगे, यानी कि लागू करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि में तो पहले तो आप उसका सूत्र लिख लीजिए, क्योंकि सूत्र में जो चीजें रहती है उसी के अनुसार हम सारणी को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, यहां पर लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से क्या? समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य, या कहें कि माध्य बोलते हैं। ठीक है, यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई यक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? सिग्मा एफ आई का मतलब होता है, एफ आई माने बारंबारता, सिग्मा का मतलब होता है योगफल, जितने भी बारंबारता है उसका योगफल। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर देखिए ये बारंबारता है, यहां पर लिखेंगे क्या? सिग्मा का योगफल, सॉरी बारंबारता का योगफल, तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो चलिए सबको जोड़ डालिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 5 और 10 15 और 10 25, 25 और 7 32, 32 और 8 40। हो गया। अब क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए एफ आई और गुणे में है यक्स आई। तो ये है एफ आई, ध्यान दीजिएगा, ये है एफ आई और ये है यक्स आई। ठीक है, तो इनका हमें गुणनफल चाहिए। तो हमें चाहिए क्या? एफ आई गुणे यक्स आई चाहिए। ठीक है, चलिए रख दीजिए, तो दोनों का गुणा कीजिए। तो गुणा कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, एफ आई पहले है, यक्स आई बाद में, तो गुणा कीजिए दोनों। 5 चौका 20, 10 छंग 60, 10 नवाई 90, 7 धम्मा 70, 8 और 15 में 15 अट्ठे 120। ठीक है, अब क्या करना है? ये एफ आई एक्स आई का जो गुणनफल मिला है ना, सब में देखो यहाँ लिखा है सिग्मा, सिग्मा मतलब योगफल, तो गुणनफल जो मिला है उसका योगफल कीजिए। तो क्या लिखेंगे? ऐसे सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब इन सब का योगफल। ठीक है, चलिए योगफल कीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 20 60 80, 80 और 90, ये हो जाएगा 170, 170 और 70, तो ये हो जाएगा कितना? 240, 240 और 120 है, तो ये हो जाएगा 360। ठीक है, तो हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? जो भी मान हमें मिला है उठा के मान यहाँ रख देंगे और हल कर देंगे, हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए मान रखिए, यहाँ पर किसका मान निकाल रहे हैं? यक्स बार का, यानी कि माध्य का मान निकाल रहे हैं। चलिए मान रखिए, तो कितना हो जाएगा? ये एफ आई एक्स आई सिग्मा का मान कितना है भैया? 360 है, बटे ये एफ आई का समीशन माने सिग्मा, यानी कि बारंबारता का योग कितना है? 40। जरा भाग कीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 9 36। तो यानी कि जो समांतर माध्य होगा वो कितना हो जाएगा? 9। यही क्या है?
आंसर है। इसका मतलब ये है कि ये जो बारंबारता सारणी दी गई है, इसका जब हम समांतर माध्य निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से तो आएगा 9। यही क्या है, आंसर है। अगर इस टाइप का कोई और सवाल आता है तो आप लोग कर लीजिएगा। अगला हमारा सवाल है, देखिए ध्यान से, लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अभी पीछे जैसा मैंने सवाल बताया उसी की तरह ही ये सारणी दिया गया है, लेकिन पीछे वाले में समांतर माध्य ज्ञात करना था। इसमें समांतर माध्य दिया है इन आंकड़ों का, हमें के का मान चाहिए। तो देखिए ये बारंबारता, आप जानते हैं कि अगर सारणी में यक्स लिखा है तो उसको हम xi लिख देंगे, और जो एफ लिखा है उसको fi लिख देंगे। ठीक है, यक्स का मतलब होता है आंकड़े या मध्यबिंद या वर्ग कहते हैं। ढेर सारे दिए गए होते हैं तो उनको xi से लिखते हैं, और अगर ढेर सारे बारंबारता दी गई हो तो उसको यफ नहीं बल्कि fi से लिखते हैं, ये जानते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो जैसे मैंने अभी पीछे किया था वैसे ये भी हल होगा। तो यहाँ लिखेंगे हल, यानी कि आंसर करेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रश्न में क्षैतिज के रूप में दिया रहेगा सारणी, उसे हम ऊर्ध्वाधर बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बारंबारता सारणी। ठीक है, या दी गई बारंबारता सारणी कैसे है, ये ऐसे दिया गया है, इसको ऐसे बनाना है। ठीक, चलो बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहली जगह क्या लिखते हैं, xi लिखते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरे में क्या लिखते हैं, fi लिखते हैं। फिर तीसरे में क्या लिखते हैं, fi xi दोनों का गुणनफल वाला मान लिखते हैं। ठीक है, ये चीज, चलो बनाओ, ऐसे टेबल बना दो। ठीक है, कितना बॉक्स बनाना पड़ेगा, कितना खाना बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 बनाना पड़ेगा। ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, एक एक्स्ट्रा आप बना कर रखिए। ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ती है लास्ट में। चलिए सबको रखिए। तो xi का मान कितना है, 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है। fi का क्या मान है, 6 है, 4 है, 3 के 2। ठीक, अब आपको पता है जब हल करते हैं तो fi xi का मान हमें चाहिए होता है, जैसे पीछे मैंने हल किया था। चलिए गुणनफल कीजिए, दोनों का गुणनफल। तो आगे पीछे चाहे से गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30 या 5 छक 30, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 30 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 25 तियां 75 हो जाएगा, और 35 गुणे के तो हो जाएगा 35 के। ठीक है, और 45 दूना 90 हो जाएगा। ठीक, और आपको पता है कि ये जो भी हम निकालते हैं ना, ये जो fi है यानी कि बारंबारता ढेर सारे हैं, इनका योग भी चाहिए, जिसको कैसे लिखते हैं, सिग्मा fi से। ठीक है, इनका योग जरा कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 3 13 2 15 के, तो हो जाएगा 15 प्लस के। ठीक हो गए, जोड़िए इनको। तो इनका भी योगफल चाहिए तो लिखते हैं समेशन, यानी कि सिग्मा fi xi। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे 30 60 75 90 और 35 के, ये हो जाएगा जोड़ने पर 255 प्लस 35 के, ये हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों, आपको पता होना चाहिए। संख्या 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 और संख्या जुड़ जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, तो अलग से इसको प्लस में करेंगे। हो गया। अब क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि वाला सूत्र लगाएंगे और हल कर देंगे आंसर। ठीक है, देखिए ध्यान से, हम जानते हैं चूंकि प्रत्यक्ष विधि, या लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, से क्या लिखना है हमें, माध्य या समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य। ठीक है, यानी कि x बार बराबर क्या होता है सूत्र, ये होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। ठीक है, सारा मान रख दीजिए और हल कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, समांतर माध्य कितना मान दिया है, ये है 21.5 है, 21.5 बराबर, ये मान कितना है, ये है 255 प्लस 35 के बटे ये कितना है 15 प्लस के। हो गया। अब क्या करना है, अब आपको पता होना चाहिए कि हमें ये बट्टे में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं।
तो 15 का इसमें गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 का 5 हासिल आए 7, 15 एक के 15 और 7 ये हो जाएगा 22 के हासिल 2 और 15 दूनी 30 2 32 हो गया। और ये यहाँ दशमलव लग जाएगा। के का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 21.5 के बराबर हो जाएगा 255 प्लस 35 के हो गया। अब क्या करेंगे, हमें के का मान चाहिए तो के को एक तरफ करेंगे, बाकी को दूसरी साइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये 322.5 देखिए 255 है, ये प्लस में धरा है माइनस में, तो 255 बराबर यहाँ देखिए क्या है 35 के है, ये प्लस में है 21.5 के, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 21.5 के। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम सरल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सही से लिखिए। देखिए 35 के में से निकालो जरा, ये घटाएंगे तो 35 में से घटाएंगे 21.5, यहाँ उधार लेंगे तो हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा 5, हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3, हो जाएगा 1, तो 13.5 आएगा। तो आप इसको थोड़ा सीधा लिखिए, ठीक है, या यहीं लिख देते हैं क्या 13.5 के आया। आगे इसको जरा घटाइए, यहाँ से यहाँ 0 है, ठीक है, तो 5 में से शून्य जाएगा तो हो जाएगा 5, और फिर यहाँ हो जाएगा उधार लेंगे 12 में से 5 गया तो 7, और फिर यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ है 2 में से 2 गया 0, यानी कि 67.5 आएगा। हो गया। अब आपको पता है कि ये 13.5 गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के बराबर सीधा लिखेंगे हो जाएगा 67.5 बटे 13.5। ठीक है, तो इसको जरा काटिए, कितनी बार 13 25 50, ये 5 बार जाएगा। ठीक है, तो के बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, हाँ, के बराबर हो जाएगा 5, और यही क्या है, आंसर है। ठीक है, आप जरा इसको फिर से लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमारा अगला सवाल है, देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। और देखिए अभी मैंने इससे पहले जो सारणी लिखा था वो अलग था, ये अलग सारणी है। तो ज़्यादातर पेपर में इसी टाइप के ही सवाल आते हैं। ठीक है, इसी टाइप का सारणी दिया रहेगा, और 2 टाइप के सवाल आते हैं। 2 टाइप के क्या हो सकता है कि किसी में समांतर, इसे सारणी दे के ना समांतर माध्य पूछे, या माध्यिका पूछे, या बहुलक पूछे। और उसमें दूसरे टाइप का होता है कि देखिए बारंबारता लिखा है ना, तो इसमें किसी का मान गायब रहेगा, वो पूछता है निकालने के लिए। तो याद रखिएगा कि कभी कभी सवाल में कहानी की तरह बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं, उसके बाद ये टेबल दिया गया होता है, यानी कि सारणी। ठीक है, तो जो सारणी में पहला मान होता है, ऐसे लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे और भी मान किसी भी प्रकार से लिखे जा सकते हैं। तो अगर सारणी में कुछ और लिखा है यहाँ आगे, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, नहीं कि ध्यान मत दीजिएगा, बस यही मानिएगा कि जो भी ऊपर लिखा गया है इस टाइप का, उसे कहते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, और उसके नीचे जो भी दूसरा मान होता है उसको कहते हैं बारंबारता। चाहे प्रश्न में जो दिया गया टेबल है, सारणी है, उसमें चाहे ये चीज़ लिखा हो या ना लिखा हो, पहला वाला मान हमेशा होता है वर्ग अंतराल, और दूसरा वाला मान होता है बारंबारता, अगर इस तरीके से सारणी दिया गया है तो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने कहा था कि समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। जब वर्ग अंतराल दिया हो तब ज़्यादातर सबसे आसान पड़ता है पग विचलन विधि। ठीक है, ऐसे क्यों? क्योंकि उस विधि को आप छोटे छोटे जो आंकड़े दिए रहते हैं या बड़े बड़े आंकड़े दिए रहते हैं, सब में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, उससे आसानी से आंसर आ जाता है, हमें बहुत ज़्यादा गुणा भाग करना नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको पग विचलन विधि से बताऊंगा। ठीक है, और एक काम करते हैं, पहले हम कल्पित माध्य से एक बार बता देते हैं, फिर पग विचलन विधि से बता देंगे। ठीक है, आने वाला जो सवाल होगा देखिएगा। करते हैं शुरू। तो क्या लिखेंगे, बारंबारता सारणी, तो लिखेंगे बारंबारता सारणी। ठीक है, सारणी को बनाएंगे, और मैंने कहा था कि ऐसे क्षैतिज में दिया रहेगा उसे ऊर्ध्वाधर बनाएंगे। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो
ये ऐसे बनाते हैं, यही है ना। तो शुरू में क्या है भैया, शुरू में है वर्ग अंतराल, ठीक है। फिर क्या है, बारंबारता, ठीक है, यही तो दिया है ना। इसके बाद क्या मान दिया है, ये इसको जरा मान लिख लीजिए। 0 से 10 है, फिर क्या है 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, फिर क्या है 30 से 40 है, फिर 40 से 50 है। मेरे ख्याल से बस इतना ही है। इसके बाद बारंबारता में क्या दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है, 10, 11, 9, बस इतना ही दिया है। तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाने वाले हैं इसमें, पग विचलन विधि, ठीक है, या कल्पित माध्य विधि, ठीक है। तो मैं एक बार लगा के दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। और कल्पित माध्य विधि, फिर पग विचलन विधि, देख ध्यान से। तो इसमें आपको बढ़ाना पड़ेगा साड़े में, कैसे पता चलेगा कि हमें आगे और कौन सा चीज लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले सूत्र लिखना पड़ेगा। तो सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं। सूत्र क्या होता है, कल्पित माध्य, ठीक है, जिसको लघु विधि भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विधि से क्या, समांतर माध्य या केवल माध्य, ठीक है। यक्स बार, ये सूत्र क्या था, ध्यान दीजिएगा। सूत्र था a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, मेरे ख्याल यही सूत्र था, ठीक है। तो इसमें किसकी किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है एफ आई की। एफ आई किसे कहते हैं, ये जो बारंबारता होता है ना, इसी को ही एफ आई कहते हैं। तो एफ आई मिल गया। और क्या चाहिए हमें, एक्स आई चाहिए। इसमें एक्स आई सूत्र में नहीं है, लेकिन बिना एक्स आई के सवाल नहीं हल हो पाएगा, ठीक है। तो वर्ग जो अंतराल होता है इसको एक्स आई नहीं कहते हैं, इसके लिए अलग से हमें साड़ी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो एक और साड़ी हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलो इसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। आगे क्या है, तो अगला हमें निकालना पड़ता है मध्यमान। क्या निकालना पड़ता है, मध्यमान, जिसको एक्स आई से लिखते हैं, ठीक है। और मैंने पीछे भी शुरुआत में सूत्र लिखा था कि जो एक्स आई मध्यमान होता है, इसको निकालने का सूत्र क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये जो पहला मान होता है इसको कहते हैं निम्न सीमा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, निम्न सीमा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और ये जो दूसरा मान होता है इसको कहते हैं उच्च सीमा, उच्च सीमा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। तो जो वर्ग अंतराल में पहला मान होता है उसको निम्न सीमा, वर्ग अंतराल में जो दूसरा मान होता है उसको उच्च सीमा कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अगर हमें पहला मध्यमान चाहिए, यानी कि पहला एक्स आई का मान चाहिए, तो हमें दोनों का योग करना होगा और 2 से भाग करना होगा, क्योंकि मैंने अभी पीछे सूत्र लिखा था, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। तो दोनों को जोड़िए, ठीक है, मैं एक बार लिख दे रहा हूं, 0 प्लस 10 और 2 से भाग कीजिए, ठीक है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, कोई भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5। ऐसे ही अगला 10 प्लस 20 तो जाएगा 30, 30 बटे 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15। ये 20 प्लस 30 बटे 2 50 हो जाएगा, 50 बटे 2 कितना हो जाएगा 25, ठीक। ये 30 प्लस 40 बटे 2 यानी कि 70, 70 बटे 2 हो जाएगा 35। फिर 40 प्लस 50 90 हो जाएगा बटे 2 तो जाएगा 45। मिल गया क्या, मध्यमान। अब हमें क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए एफ आई का योग, जो कि एफ आई हमारे पास है, अभी हम योग कर लेंगे बाद में, ठीक है। आगे देखिए, हमें चाहिए डी आई चाहिए। अब ये डी आई कैसे निकाला जाता है, मैंने पीछे सूत्र लिखा था। तो जैसे मध्यमान निकल जाए ना, तुरंत हम निकालेंगे क्या, डी आई, ठीक है। और डी आई का निकालने का सूत्र क्या था, ये था एक्स आई माइनस ए, ठीक है, यही तो सूत्र था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यही सूत्र था, ठीक। चलिए ठीक, आगे देखिएगा ध्यान से। तो
हमें xi तो मिल गया है, हमें चाहिए a कहाँ से निकालते हैं? ये जो xi का मान मिला होता है ना, उसी का जो सबसे बीच वाला मान होता है उसी को a कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कितने मान है, 1 2 3 4 5, इसमें बीच में कौन आएगा? 25 आएगा, इसी को मानेंगे a। ठीक है, ये मिल गया a का मान, हो गया। अगर हो सकता है कि जैसे 1 2 3 4 5 की जगह अगर 6 मान आता, तो बीच में जो भी मान आते, 2 मान आते, उसके जो ऊपर वाला मान होता वही होता a। ठीक है, अभी सवाल आएगा, हम लोग लगा के दिखाएंगे, देखिए। अब हमें क्या चाहिए? डी माने विचलन चाहिए। ठीक है, अगर हमें कल्पित माध्य या लघु विधि लगाना है तो। ठीक, देखिए ध्यान से, तो डी कैसे था? xi माइनस ए, xi यही है, xi कितना है? 5 माइनस a का मान है कितना? 25, इसी को घटाओ तो आएगा माइनस में 20, हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ भी कैसे? xi माइनस ए यानी कि 15 माइनस a का मान घटाओ 25, तो हो जाएगा कितना? 10 माइनस में। ठीक है, फिर यहाँ पर xi यहाँ खुद ही 25 है और माइनस करेंगे a कितना है? 25 है। ठीक, तो हो जाएगा 0। फिर यहाँ a है, ये xi है और इसमें से माइनस करेंगे a का मान यानी कि 25, तो ये कितना आएगा? 10 आएगा प्लस में। और ये कितना है? 45 है, इसमें से a घटाएंगे 25, तो आएगा कितना? 20, हो गया। अब आगे क्या होता है देखिएगा ध्यान से, आगे हमें चाहिए ये जो fi है और di का मान मिला है ना, दोनों का गुणनफल चाहिए। ठीक है, चलो दोनों का गुणनफल कर दो तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। ये है fi, ये है di, दोनों का गुणा करो तो 8 दूनी 16 यानी कि माइनस में 160 आएगा। 12 का गुणा करेंगे माइनस 10 में तो हो जाएगा माइनस में 120, और 10 का गुणा करेंगे यहाँ 0 में तो हो जाएगा 0। 11 का गुणा करेंगे 10 में तो 110 आएगा, और 9 का गुणा करेंगे 20 में तो हो जाएगा 180, हो गया। अब क्या करना चाहिए हमें चाहिए a का मान, हमें मिल गया है a का मान। हमें चाहिए सिग्मा fi का मान, fi मतलब बारंबारता का योग चाहिए हमें। तो देखिए बारंबारता कहाँ? ये है, बारंबारता है तो हमें इसका योग चाहिए, तो निकालो जरा fi सिग्मा। ठीक है, तो जरा जोड़िए, 8 और 12 20, 10 30, 10 40 50, ये 50 है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर और किसका मान चाहिए? fi di का जो गुणनफल मिला है ना, उसका योग चाहिए, क्योंकि सिग्मा लिखा है। चलो इसका योग निकालो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा fi di। ठीक है, जरा इसको जोड़ो। देखो जोड़ने का तरीका क्या है, ऐसा मत सोचिएगा बड़ा बड़ा मान जोड़िएगा फिर घटाइएगा, ऐसा मत कीजिएगा। देखो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इधर देखिए, ये हो जाएगा, देखिए 180 में से 160 निकलेगा तो यहाँ कितना बचा? 20। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा, देखो 110 है और यहाँ 20 बचा है, 130 हो गया। 130 में से 120 निकलेगा तो बचेगा केवल 10। ठीक है, देखिए कितना आसान है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 180 में से 160 निकलेगा तो बचेगा 20, यहाँ 20 बचा, 20 और 110 130 हो जाएगा। 130 में से 120 निकालेंगे, 10 बचेगा। ठीक है, हो गया, देखो योग। ठीक है, नहीं तो आप एक काम करेंगे, पहले जोड़ेंगे फिर इसको घटाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब क्या करना है, जो भी मान हमें मिला है वही मान वहां रख देना है और हो जाएगा आंसर। तो क्या लिखेंगे, यानी कि माध्य। ठीक है, यानी कि x बार बराबर हो जाएगा a का मान क्या माने हो? 25, ये हो जाएगा 25 प्लस सिग्मा fi di का यानी कितना मिला है? 10, तो हो जाएगा बटे सिग्मा fi माने बारंबारता का योग कितना है? 50। ठीक है, ये तो जरा इसको हल कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, जरा काटिए, तो काटेंगे तो ये जाएगा कितना भैया? 25 प्लस 10 में ये 0 0 कट जाएगा, 1/5 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 0.2, हो गया। तो 25 में 0.2 जोड़िए तो हो जाएगा 25.2, और यही जो आया है यही इसका क्या है? समांतर माध्य है। ठीक है, और हमने ये किस विधि से हल किया है? ये हमने हल किया है लघु विधि या लघु विधि या कल्पित माध्य विधि से हमने हल करना सिखाया है। यही विधि और भी सवालों में लग सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने कितना भी कोशिश किया है फिर भी छोटा छोटा जो मान था ना, ये बड़ा हो गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि हमेशा सवाल को हल कीजिए किससे? पग विचलन विधि से, उससे और आसान हो जाते हैं और सवाल आसानी से आ जाता है। ठीक है,
हमारे पास अगला एक सवाल है, इसमें बहुत सारा तामझाम दिया है। देखिए, प्रश्न किसी भी प्रकार का दिया हो, चाहे सीधे सीधे थोड़ी सी बात लिख के सारणी दे दे या कोई कहानी दे के तब सारणी दे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल टेबल चाहिए, सारणी चाहिए, बस, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न में क्या लिखा है? लिखा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, ये सारणी है, यानी कि 25 परिवारों के सर्वे किया गया और पाया गया, क्या पाया गया कि दैनिक व्यय रुपए में, यानी कि कितने परिवार कितना पर डे खर्चा कर रहे हैं, ये दिया गया है। कि जैसे परिवारों की संख्या 4 परिवार ऐसे हैं जो 100 से 150 के बीच में रोज खर्चा कर रहे हैं। 5 परिवार ऐसे हैं जो 150 से 200 के बीच में खर्चा कर रहे हैं। 12 परिवार ऐसे हैं जो 200 से 250 के बीच में रोज खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, 2 परिवार ऐसे हैं जो 250 से 300 के बीच में खर्चा कर रहे हैं और 2 ऐसे हैं जो 300 से 350 के बीच में खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, मैंने अभी पीछे बताया कि जो सारणी दिया गया होता है ना, हर एक सारणी को सभी विधि से हम हल नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी मान होते हैं जो बड़े बड़े दिए गए होते हैं, तो उनको हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसा सारणी दिया गया तो इसको प्रत्यक्ष विधि से बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। कल्पित माध्य विधि से भी मत कीजिएगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो इसमें क्या लिखा है? एक उपयुक्त विधि, यानी कि जो आपको सही लगे, जिससे आपको आसानी से आ जाए आंसर, वही विधि आप लगाइए। तो सबसे आसान विधि होता है जब वर्ग अंतराल दिया गया हो। कौन सा आसान विधि होता है? पग विचलन विधि। और इस विधि को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और आने वाला जो सवाल है इसी विधि से कीजिएगा। किससे? पग विचलन विधि। उसके लिए सूत्र क्या होता है? सूत्र मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा, पग विचलन विधि, ठीक है, से समांतर माध्य या माध्य, ठीक है, यक्स बार बराबर क्या सूत्र होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच। ठीक है, यही सूत्र है, अभी मैंने पीछे लिखा था। तो क्या करना है अब? ये जो टेबल दिया है ना सारणी, ये क्षैतिज में दिया है, इसको ऊर्ध्वाधर बनाइए और जिन चीजों की जरूरत है उनका मान निकालिए और जैसे मान मिल जाए तुरंत उस सूत्र में रख दीजिए और हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं हल करके आपको दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। तो इस टेबल को जरा बनाइए, आप यहां लिखिएगा क्या कि भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करने के लिए दी गई सारणी। ठीक है, दी गई सारणी यही है, तो इसको जरा बनाइए। ठीक है, तो शुरुआत में क्या लिखा है? लिखा है दैनिक व्यय, लिखा है किसमें? रुपए में। ठीक है, ये है। फिर क्या लिखा है? परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। ठीक है, ये परिवारों की संख्या है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इसको बना देखिए क्या क्या मान दिया है। ये दिया है 100 से 150। ठीक है, अगला दिया है 150 से 200। फिर दिया है 200 से 250। आगे है 250 से 300। फिर है 300 से 350। ठीक है, ऐसा मान दिया है। ठीक, आगे देखिए क्या मान है। परिवारों की संख्या कितनी है? 4 है, 5, 12, 2, 2। ठीक है, अब आपको पता है कि मैंने अभी आपको कहा था कि जो भी ये मान दिया होता है, इतने से इतने, इतने से इतने, उनको कहते हैं वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल के बाद जो भी मान दिया गया होता है, ठीक है, उसको कहते हैं बारंबारता, जिसको या पाई से लिखते हैं, चाहे बारंबारता लिखा गया और ना लिखा गया हो। वर्ग अंतराल के बाद अगला जो टेबल में मान दिया गया होता है उसको बारंबारता कहते हैं, जिसको या पाई से लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब हम टेबल को आगे बढ़ाएंगे, देखिएगा ध्यान से। तो आगे बढ़ाते हैं। अब हमें किसकी जरूरत है?
मैंने अभी पीछे जो सवाल लगाया उसमें मैंने बताया था कि वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता होता है, बारंबारता के बाद तुरंत हम निकालते हैं क्या, मध्यमान। क्या निकालते हैं, मध्यमान निकालते हैं। ठीक है, और मध्यमान को कैसे लिखते हैं, एक्स आई से। चलो मध्यमान निकालते हैं। ये कैसे निकलता है, मैंने आपको भी पीछे बताया था कि ये जो पहला मान होता है इसको कहते हैं निम्न सीमा। क्या कहते हैं, निम्न सीमा। ठीक है, और ये जो दूसरा मान होता है इसको क्या कहते हैं, उच्च सीमा। ठीक है, नाम याद रखिएगा। पहला जो वर्ग अंतराल में मान होता है वो निम्न सीमा, दूसरा जो मान होता है वो उच्च सीमा होता है, इसको जानते रहिएगा। तो मध्य मान यानी कि एक्स आई निकालने का सूत्र क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। कोई भी आप देखो, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग कीजिए, मध्यमान आएगा। ठीक है, चलिए तो क्या करना है, देखिए मैं एक करके दिखाता हूं। ये क्या है, 100 प्लस 150 बटे 2। ठीक है, तो कितना आएगा जरा जोड़िए। तो ये हो जाएगा 100 और ये 100, 200 यानी कि 250, 250 बटे 2 तो हो जाएगा, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ये हो जाएगा 250 बटे 2। ठीक है, इसको जरा भाग कीजिए 2 से, हो जाएगा 125। ठीक है, इतना आएगा। फिर ऐसे यहाँ भी दोनों को जोड़िए, 2 से भाग कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 350, भाग करेंगे तो आएगा 175। ठीक, और फिर दोनों को जोड़िए, 200 और 250 हो जाएगा 450, इसको भाग कीजिए 2 से तो हो जाएगा 225। और फिर 250 और 300 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 550, इनको जोड़ 2 से भाग करेंगे तो आएगा 275। 300 350 जोड़ेंगे तो 650 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो आएगा 325। ठीक है, याद रखिएगा ये कैसे आ रहा है मध्यमान, ये जो दोनों सीमा है वर्ग अंतराल का मान जो दोनों है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं, तो वही हमने सब में किया है। ठीक है, ये मान आ गया। चलिए आगे क्या करते हैं, आगे निकालते हैं यू आई का मान। और यू आई का मान कैसे निकलता है, सूत्र मैंने पीछे लिखा था पग विचलन विधि में। क्या लिखा था, ये होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच। ठीक है, इससे निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है इससे, इससे निकलता है यू आई का मान। ठीक, अब कैसे निकलेगा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए ए का मान, और मैंने कहा था कि जो मध्यमान होता है ना, इसी का जो सबसे बीच वाला मान होता है वही होता है ए। ठीक है, तो इसमें देखिए जरा 1 2 3 4 5 मान है ना, इसमें बीच में कौन आएगा, 225, यही आएगा। तो यही क्या है, ए का मान है। हो गया, ए का मान मिल गया। हमें चाहिए एक्स आई का मान, ये सभी एक्स आई का मान है, 125 175 ये सभी एक्स आई का मान है। ठीक है, आगे एच का मान क्या होता है, मैंने अभी पीछे सूत्र लिखा था। एच का मान होता है ये जो वर्ग अंतराल है ना इनका अंतर, या उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, तो 150 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा, एच का मान आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एच का मान कितना आएगा, यहाँ पर एच का मान आएगा, उच्च सीमा कितना है 150 माइनस निम्न सीमा करेंगे। ठीक है, ये जो भी मान आएगा वो एच का मान होगा। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, याद रखिएगा इसको ध्यान से। चलो करते हैं, तो मान रखिए, तो एक मान मैं निकाल के दिखाता हूं। तो देखिए एक्स आई माइनस ए बटे एच, एक्स आई कितना है यहाँ 125 है, माइनस ए का मान कितना है 225 बटे एच का मान कितना है 50। चलिए हल कीजिए, तो 125 में से 225 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 100। ठीक है, और 100 में से भाग करेंगे 50 तो आएगा 2। ठीक है, हो गया। ठीक, आगे लेकिन माइनस में ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम उल्टा घटा रहे हैं। आगे तो अगला इसे होगा एक्स आई माइनस ए, यानी कि 175 माइनस ए का मान 225 बटे 50। ठीक है, तो 175 में से 225 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस में 50 बटे 50 तो आएगा -1। ठीक, आगे अगला एक्स आई का कितना है, ये है 225 माइनस ए कितना है, वो भी 225 है बटे 50, तो यह आ जाएगा 0 बटे 50 यानी कि 0। अगला ए एक्स आई का मान है 275 माइनस
ए का मान 225 बटे 50, ठीक है। ये कितना आएगा, ये आएगा 50 बटे 50 एक आएगा, ठीक है। आगे ये 325 है माइनस 225 करेंगे और बटे 50, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 बटे 50 यानी कि 2 हो गया। ये किसका मान आया, यू वाई का मान, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, जैसे यू वाई मिल जाए तो हमें चाहिए एफ आई यू वाई का मान चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगला जो होता है वो निकालते हैं एफ आई गुणे यू आई का मान, ठीक है। ये हमें टेबल में चाहिए, ठीक है। ये चलिए अब आगे निकालते हैं एफ आई यू आई का गुणनफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यू आई का मान -2 है और एफ आई का मान 4 है, 4 दूनी 8 माइनस में, ठीक है। 5 का गुणा करेंगे -1 में तो 5 1 5 माइनस में, ठीक है। 12 का गुणा करेंगे 0 में तो जाएगा 0, 2 का गुणा करेंगे 1 में तो जाएगा 2 और 2 का गुणा करेंगे 2 में तो जाएगा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सूत्र में जरा ध्यान दीजिए, हमें चाहिए एफ आई का सिग्मा यानी कि एफ आई का योग यानी कि बारंबारता का योग, ठीक है। बारंबारता है कहा, ये इसका योग चाहिए, ठीक है। तो एफ आई का भैया योग चाहिए, तो जरा जोड़िए 5 4 9 9 और 12 21 और ये 4 25, ठीक है, ठीक हो गया। चलिए आगे क्या है, हमें चाहिए ए का मान जो कि हमारे पास है, हमें चाहिए एच का मान जो कि हमारे पास है, एच का मान कहाँ है 50, ठीक है। ये कैसे निकलता है मैंने बताया, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा यानी कि दोनों का अंतर जितना होता है वही एच होता है, ठीक है। आगे हमें चाहिए क्या, एफ आई यू आई का योग, सिग्मा योग, तो ये जो एफ आई यू आई गुणनफल निकाले इनका योग चाहिए, तो एफ आई यू आई का योग चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, एफ आई यू आई का योग ये आएगा, जरा जोड़िए, तो 4 2 6 प्लस में 6 और यहाँ 8 5 13 माइनस में 13, ठीक है। तो 6 में से 13 निकालेंगे तो आएगा -7, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सारा मान उठा के उसमें रखेंगे इस सूत्र में, तो क्या हो जाएगा, यक्स बार यानी कि माध्य बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना है 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आया है -7, ठीक है, -7 बटे एफ आई का मान कितना आया है, जो सिग्मा है इसका, सिग्मा एफ आई 25, चलिए लिखिए 25 गुणे एच का मान कितना है 50, ठीक है। अब इसी को हल कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, ये हो जाएगा 225 और ये -7 गुणे 2, 7 दूनी 14 माइनस में 14, जरा घटाइए, ये कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ है 2, ठीक है। यही जो आया है यही क्या है, भोजन पर हुआ माध्य व्यय, ठीक है। तो लिखेंगे क्या कि अतः 25 परिवारों में जो भोजन पर दैनिक खर्च है ना वो कितना है भैया 211 रुपए, ठीक है। यही है क्या है आंसर, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको जरा आप फिर से देखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया वैसे आप कीजिएगा। देखिए हमारा अगला सवाल है, लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है तो P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो सवाल है ना ये वर्ग अंतराल में दिया है, ठीक है। तो जब वर्ग अंतराल में सवाल दिया हो और किसी बारंबारता का मान गायब हो और उसका मान हमें पता करना हो, तो मैंने अभी बताया कि वर्ग अंतराल वाले सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका होता है कौन सा, पग विचलन विधि, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा गुणा भाग करना नहीं पड़ता है, ठीक है। और लास्ट में हमें माइनस में प्लस में कुछ मान आते हैं और उनको हल कर लेते हैं, आसानी से हल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस बार हम फिर से लगाते हैं पग विचलन विधि, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या है, तो इसके लिए यहां मैं सूत्र लिख दे रहा हूं, ठीक है। सूत्र क्या होता है, पग विचलन विधि, ठीक है, से क्या समांतर माध्य यानी कि यक्स बार बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच, ये तो सूत्र होता है।
ठीक, चलिए सबका मान निकालते हैं, देखिएगा। तो लिखेंगे दी गई बारंबारता सारणी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो मैं आपको बताया था कि बारंबारता सारणी को कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, ऊर्ध्वाधर में। तो क्या है, वर्ग अंतराल, ठीक है, फिर क्या है, बारंबारता, ठीक, फिर चलिए मान रख दीजिए सबका पहले। तो ये क्या हो जाएगा, मान कितना है, ये है 0 से 10, ठीक है, फिर क्या है 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, ये है मान, हो गया। चलिए आगे, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि चाहे आप कल्पित माध्य निकालिए, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि लगाइए, ठीक है, चाहे आप पद विचलन विधि लगाइए, सब में हमें निकालना पड़ता है मध्यमान कब, जब वर्ग अंतराल दिया हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बारंबारता लिख लेते हैं। तो बारंबारता को आप जानते हैं एफ आई से लिखते हैं, और ये मान कितना है, यहाँ 5 है, 18 है, 15 है, यहाँ पी है और 6 है, ये मान दिया। इसके बाद क्या लिखते हैं, मध्यमान, ठीक है, और मध्यमान को कैसे लिखते हैं, एक्स आई से, ठीक, और ये हमने हल करना सिखाया। कैसे हल होता है, ये निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कीजिए, कितना आएगा 5, ठीक है। यहां पर फिर दोनों को जोड़िए 2 से भाग कीजिए, तो हो जाएगा 30 बटे 2 यानी कि 15, ठीक है। दोनों को जोड़िए 2 से भाग कीजिए, कितना आ जाएगा ये 25, फिर अगला दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 35, फिर दोनों को जोड़िए 2 से भाग कीजिए तो आएगा कितना 45, हो गया, ठीक है। आपको पता है कि ये जो मान है ये क्या है, निम्न सीमा है, और ये जो मान है ये क्या है, उच्च सीमा है, ठीक है। और दोनों का अंतर कितना है, उसे एच कहते हैं, यानी कि वर्ग अंतराल के माप, ये कितना है 10 माइनस 0, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 10, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि सबका अंतर कितना है, इसमें 10 का है तो 10 ही एच हो जाएगा, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक। आगे अगली बार क्या जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है यू आई का मान, ठीक है, किसका मान, यू आई का मान, और इसके लिए सूत्र क्या था यू आई का, ये था एक्स आई माइनस ए बटे एच, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं, ये बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। ठीक है, चलिए तो मान निकालते हैं भैया। सबसे पहले हमें यू आई का मान निकालने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले ए चाहिए। तो ए कहां से निकलता है, मध्यमान से। कौन सा ए होता है, यही जो मान दिए गए होते हैं इसमें जो सबसे बीच वाला मान होता है वही क्या होता है, ए। मैंने बार बार कहा है कि अगर 2 मान बीच में है तो दोनों में से जो ऊपर रहेगा वही ए होता है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तो इसमें कौन सा ए हो जाएगा बीच में, ये ए हो गया, मिल गया। अब क्या करना है, हमें यू आई चाहिए, तो इसी में रखिए, देखिए ये है एक्स आई, ये है यू आई बटे एच, ठीक है। जब रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, मैं एक बार करके दिखाता हूं। तो ये है 5 एक्स आई माइनस ए है, ए का मान है 25 बटे एच का मान कितना है, देखिए 10 है, ठीक है 10, तो कितना हो जाएगा -20 बटे 10 हो जाएगा -2, ठीक है। अगला ऐसे 15, देखिए एक्स आई में 15 माइनस 25 बटे 10, तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा -10 बटे 10, कितना हो जाएगा -1, ठीक। अगला देखो एक्स आई कितना है, यहाँ 25 है, फिर माइनस ए भी 25 है बटे 10, तो हो जाएगा कितना 0। आगे 35 माइनस, देखो 35 माइनस 25 बटे 10, तो कितना हो जाएगा 10 बटे हाँ 10 हो जाएगा, 10 बटे 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे 45, यहाँ 45 रखिए, फिर माइनस ए 25 है, 45 माइनस 25 20 बटे 10, कितना हो जाएगा 2, हो गया। अब क्या करना है, हमें चाहिए एफ आई और गुणे यू आई, इन दोनों का गुणनफल हमें चाहिए, ठीक है। चलो गुणा कर दो, तो यह है एफ आई, यह है यू आई, तो 5 दूनी 10 माइनस में 18 1 के 18 माइनस में 15 गुणे 0 हो गया, पी का गुणा 1 में करेंगे पी हो जाएगा, और 6 का गुणा 2 में करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इस सूत्र में हमें चाहिए ए हमें मिल गया है, एच चाहिए, एच हमारे पास है, कितना है 10, और हमें चाहिए सिग्मा या फाई माने बारंबारता का योग, ये हमें नहीं मालूम है, इसको जरा जोड़ लेते हैं। ठीक है, जरा जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये 5 है और ये 18, 18 5 23, 23 और 5 28 और 10 38, 38 और 6 ये हो जाएगा 44 प्लस पी, हो जाएगा 44 प्लस पी। हो गया। आगे इधर जोड़िए जरा, हमें चाहिए एफ आई यू आई का सिग्मा माने योगफल। ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, जरा जोड़िए कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये प्लस में 12, ठीक है, और यहां से 18, 12 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 6, माइनस में 6 और माइनस में 10, माइनस में 16 और प्लस पी, तो जाएगा पी माइनस 16। ठीक है, तो ये जो भी मान मिला है सारे मान इस सूत्र में रखिए और हो जाएगा आंसर। चलिए मान रखते हैं, तो सूत्र लिखना समांतर माध्य, समांतर माध्य इसमें कितना दिया है, ये देखिए 25 है, क्या लिखेंगे 25। ठीक है, बराबर ए कितना है भैया 25 है, ये 25 प्लस सिग्मा या फाई यू आई का मान कितना निकला है पी माइनस 16, यह है पी माइनस 16 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है 44 प्लस पी। ठीक है, 44 प्लस पी, 44 प्लस 10 नहीं, 44 प्लस पी गुणे एच कितना भैया 10 है। ठीक है, तो इसको हल कीजिए, देखिएगा ध्यान से, ये 25 इधर आया माइनस में 25। ठीक, तो देखिए ध्यान से, 25 में से ये घटेगा 25 बराबर ये क्या है, ये है, एक काम कीजिए, इसको जरा ब्रैकेट यहां लगा दीजिए, तो जाएगा कितना p माइनस 16 बटे 44 प्लस p और गुणे 10। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 25 माइनस 25 ये कितना आएगा 0। ठीक, बराबर p माइनस 16 बटे 44 प्लस p गुणे 10। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए हम बार बार लिख रहे हैं, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है। देखिएगा ध्यान से, ये जो 44 प्लस पी है ये बटे में है, ठीक है, यानी कि भाग में, इधर गया गुणे में तो 0 हो गया, 10 गुणे में इधर गया भाग में, ये क्या हो गया 0 हो गया, तो कुल मिला के हमें क्या मिलेगा p माइनस 16 यहाँ मिलेगा और बराबर में 0 मिलेगा, तो p बराबर कितना आ जाएगा 16, और यही क्या है आंसर, p का यही मान है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि पग विचलन विधि लगाइएगा, चाहे किसी का मान पूछे चाहे वैसे ही समांतरवाद निकालने के लिए कहे, तो यही सबसे बढ़िया तरीका होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब लास्ट में माइनस प्लस मान मिल जाता है तो यहाँ जोड़ना घटाना आसान रहता है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा पूरा।